हमें पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्य को लेकर अपना अभिप्राय व्यक्त करना है। और दूसरा था एक एक प्रश्न भेजना है। जो प्रश्न भेजना है वो तो अपेक्षित तो थे 23, परंतु प्राप्त हुए हैं 9। अब इतनी प्रस्तावना के बाद हम शुरू करते हैं। एक के बाद एक नाम नियतिताई बोलती जाएंगी और हम अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते जाएंगे। हमने क्रम बनाया हुआ है। ये क्रम हम लोग हमेशा के लिए ध्यान में रखें, ये आवश्यक है। जब भी हम कभी केंद्र संचालक हों या कार्य समिति के लोग हों, तो क्रम कैसे बिठाते हैं? उत्तर से लेकर पश्चिम से होकर दक्षिण के बाद मध्य क्षेत्र, ऐसे जाते हैं। तो यही क्रम आज भी रहेगा। आज थोड़ा सा बदल ये है कि एक कार्य समिति के सदस्य होंगे, एक केंद्र संचालक होंगे। इन सबका क्रम हो जाएगा, उसके बाद सह संयोजकों की बारी आएगी। तो इसी क्रम में जरा अपनी अपनी कल्पना कर लीजिए कि किसके बाद हमारा क्रम आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं। नियतिताई नाम बोलेंगे। विद्यापीठ के कार्यों को लेकर अपना अपना अभिप्राय क्या है ये बताया। बहुत ही संक्षेप में बताना था। तो जितनी बातें हम बताना चाहते थे उतनी सारी हमने नहीं बताई क्योंकि समय नहीं रहा। परंतु ऐसा भी लगता है कि कम से कम आधे लोगों ने पूर्व में कुछ तैयारी नहीं की है। 1 मिनट में यदि बताना है तो हमें अच्छी तरह से अपने विचारों को लिख कर रखना चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक और अधिक अच्छी तरह से बोल सके। तो आगे हम ऐसी तैयारी भी करेंगे। संख्या हमारी इस शिक्षण वर्ग की कुल 31 होती है। आज अभी अपेक्षित 24 लोग थे, परंतु 24 में से भी लगभग मुझे लगता है कि 15 लोग उपस्थित होंगे। मैंने गिना नहीं है, परंतु इतने लोग अनुपस्थित हैं। इसलिए हमारा समय जो आवंटित था इसके लिए आधा घंटा, वो उसमें से काफी समय बच गया। हो सकता है कि उसके लिए हम बाद में इस दूसरे विषय की चर्चा होने के बाद हम इस विषय के लिए समय आवंटित कर सके। परंतु मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो भी बातें हम करते हैं, तो आगे के लिए, आगे का शिक्षण वर्ग होगा अथवा आगे किसी न किसी रूप में हम शिक्षण के इसमें जुड़ेंगे, तो मैं एक विषय में देती हूँ अभी, मैं और विद्यापीठ। उसके क्या संकेत हैं? मैं विद्यापीठ का कितना हूँ और विद्यापीठ मेरे में कितना है। मेरे लिए विद्यापीठ और विद्यापीठ के लिए मैं। इस विषय पर हम जरा चिंतन करेंगे और फिर अपने चिंतन को लिपिबद्ध भी करेंगे। ऐसा यदि चिंतन हम करते हैं तो हमारे कार्य की दृष्टि से, हम स्वयं को हमें जो करना है उसकी दृष्टि से भी हम अधिक स्पष्ट होंगे, और विद्यापीठ के कार्य को चालना कैसे देना, इसमें भी हमारा मूल्यवान योगदान रहेगा। आज जो भी विचार प्रकट हुए हैं उसके आधार पर हमें अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। अभी 3 मास है वैसे तो नया वर्ष शुरू होने के लिए, परंतु हमने 3/4 यात्रा तो इस वर्ष की पूर्ण की है। तो इस आधार पर आगे के 3 महीने थोड़ा चिंतन मंथन चलेगा, तो अगले वर्ष की कार्य योजना बनाने में हमारे इस प्रकार के जो अभिप्राय हैं वे बहुत काम में आएंगे।
इसलिए हम चिंतन की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से अधिक सक्रिय बने और हमारे अभिप्राय, हमारे विचार, हमारा चिंतन संतुलित बनता रहे, सामूहिक बनता रहे और विद्यापीठ के लिए अनुकूल बनता रहे, ऐसा हमारा प्रयास स्वाभाविक ही होना चाहिए, ऐसा हम सबको लगेगा। तो आगे मैंने जो विषय दिया है उस विषय पर हम अगली पूर्णिमा के शिक्षण वर्ग में तो अवश्य बात करेंगे ही। उस समय कदाचित हमें पर्याप्त समय भी प्राप्त हो सकता है। पर्याप्त मैंने 10 मिनट 15 मिनट नहीं, बहुत हो गया तो 2 मिनट या 3 मिनट, इतना हो सकता है। और हम योजना पूर्वक इस सत्र को 1 घंटे के स्थान पर अधिक समय का भी रख सकते हैं। अब 1 महीना हमें जो इसकी तैयारी के लिए मिला है वो तो कम नहीं है, तो हम इसको जरा अच्छी तरह से लेकर हम अपने चिंतन को और विचारों को और अभिप्रायों को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। इतना ही अभी मुझे इस विषय में कहना है। अब दूसरा विषय है प्रश्नों के उत्तर। तो कल जैसे पत्र में लिखा था 5 प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम कर सकेंगे। तो नियति ताई नाम बोलेंगी, उन्होंने अपना प्रश्न पढ़ना है अथवा बोलना है और उसके बाद हम उत्तर की ओर जाएंगे। हरकिशन भाई, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरिओम। हरिओम, सॉरी म्यूट में था। जो हमारी जीवन विकास शिक्षा योजना भी बनी है ना नई, तो उसको सभी को पता चले तो थोड़ा विस्तार से थोड़ी बात हो, इसीलिए मैंने प्रश्न वो पूछा था जी। जीवन विकास शिक्षा संकाय शुरू तो होना था वर्ष प्रतिपदा को, पर हमारी पूर्व तैयारी अच्छे से नहीं हुई, इसलिए तय किया था कि अक्षय तृतीया से शुरू होगी। परंतु जिनके पास यह काम था, आरती बहन जोशी, उनके घर में वास्तविक में समस्या हो गई है। समस्या भी ऐसी है कि ये गौशाला चलाती हैं। उनकी गौशाला में 60 से 65 गोमाता हैं। उनके गोपालक 2 परिवार थे गोपालक के, वो अचानक ही अपने गांव गए हैं और वापस कब आएंगे इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अन्य गोपालक मिलते नहीं हैं। ये तो सबका अनुभव है कि ऐसे कोई काम करने के लिए लोग अभी नहीं मिलते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या के देश की भी ये दुविधा है कि काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो इनको प्रातःकाल 4 बजे से 8 बजे तक गौशाला में ही सारा काम देखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपना अध्ययन भी स्थगित किया है और जीवन विकास शिक्षा संकाय का दायित्व भी वे नहीं ले पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और हम समझ सकते हैं कि वे करने में असमर्थ होंगे। तो पहली बात है कि इसके संचालक के अभाव में उसके बारे में कब शुरू होगी इसके बारे में निश्चित हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसका जो विषय वस्तु है वो इस बार हमारी पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला है, उसकी 100 पुस्तिकाएं हैं। मूलतः ये पुस्तिकाएं 6 से 14 वर्ष के आयु के छात्रों के लिए हैं, परंतु उनकी विषय वस्तु देखेंगे तो वे तो बड़ों के लिए भी पहले आवश्यक हैं, तभी छोटों के पास वो जाएगी। इसलिए हमने उसको पाठ्यक्रम के रूप में निश्चित किया है। कई लोग आप में से इस वाचनमाला से परिचित है ही। यह जो विषय रहेगा, यह पाठ्यक्रम रहेगा, वो 6 महीने का रहेगा।
6 महीने के बाद इस वर्ष में दूसरा विषय पाठ्यक्रम के रूप में रहेगा, वो होगा हिंदू अर्थ चिंतन। परंतु अभी हमारा ध्यान केंद्रित हुआ है पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला तक। ये वाचनमालाएं गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में है, इसलिए गुजरात के जो लोग जुड़ते हैं वे तो गुजराती पुस्तिकाओं का प्रयोग कर सकेंगे। इनकी 100 पुस्तिकाओं के 10 संपुट हैं और 10 संपुट के एक एक संपुट में 10-10 पुस्तिकाएं हैं। तो ऐसा विभाजन किया है कि 2-2 महीने के ऐसे 3 टप्पे, 3 पड़ाव इसमें होंगे। पहले पड़ाव में प्रथम 4 संपुट, दूसरे पड़ाव में 3 संपुट और तीसरे पड़ाव में 3 संपुट, इस प्रकार से उसका क्रम रहेगा। जीवन विकास का आवाहन पत्र तो बना है, वो सब जगह पहुंचा होगा। उसमें जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म भी बना है, वो भी सबके पास पहुंचा होगा। वो प्राप्त होना शुरू तो हो गया है, परंतु अभी आरती बहन के साथ मेरा संपर्क अभी नहीं हुआ है, इसलिए संख्या कितनी है उसका ध्यान नहीं है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से चलेंगे। अगर केंद्रों पर इसकी पर्याप्त संख्या है तो केंद्रों पर ये ऑफलाइन चले, यह अधिक उचित है और साथ मिलकर पठन करें, ये अपेक्षित है। 2 महीने में इसका मूल्यांकन भी होगा, इसलिए इसकी प्रश्नावली जो है वो यथा समय सबको भेजी जाएगी। 2 महीना पूर्ण होने पर एक पड़ाव पूर्ण करने का प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त होगा। जिनको आगे कंटिन्यू करना है उनके लिए वो कंटिन्यू कर सकेंगे, जिनको वहां रुकना है वे रुक भी सकेंगे। ऐसे 3 पड़ावों में ये इन 100 पुस्तिकाओं का पठन पूर्ण होगा। योजना तो ऐसी है कि अक्षय तृतीया को सब लोग एक साथ पहले दिन तो जुड़ेंगे ही, और उसी समय या उसके कुछ समय पहले निश्चित उसकी समय सारिणी है कि कितने समय में कितनी पुस्तिकाएं पढ़ना है, और इतनी पुस्तिकाएं पूर्ण होने पर, उदाहरण के लिए एक संपुट पूर्ण होने पर उसकी प्रश्नावली प्राप्त होगी। फिर उसकी बैठकें भी होंगी। उसमें 2 सहायक भी हैं, विजय भाई चारवे और गणेश जी शेट्टी। तो तीनों मिलकर ये योजना आगे कैसे बढ़ेगी वो देखेंगे। अभी इतनी तैयारी हुई है, परंतु संचालक के अभाव में यह शुरू होगी कि नहीं होगी यह भी एक प्रश्न है। अगर हम लोगों में से जो सुन रहे हैं उन लोगों में से कोई इसके लिए तैयार होता है तो फिर शुरू होने की संभावना भी बनती है। अभी जीवन विकास शिक्षा के बारे में कहने के लिए इतना ही है, और कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न। संदीप जी आप पूछिए। हरिओम। समीर जी आप पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वो म्यूट था, ध्यान नहीं रहा। हाँ, प्रणाम ताई। मेरा प्रश्न यह है कि विद्यापीठ के 20 वर्ष पूरे हुए हैं और इस व्यास पूर्णिमा को हमारे 21 वर्ष भी हो जाएंगे। हमने अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित 60 वर्ष की यात्रा का 1/3 हिस्सा पूरा किया है और किए हुए कार्य का हम अनुभव भी करते हैं और इससे सीखते हैं। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। हम अपनी अध्ययन यात्रा को हमारे कार्यक्रमों में प्रदर्शनी के रूप में भी देखते हैं। यह गति विद्यापीठ के विकास और विस्तार की यात्रा में जैसी होनी चाहिए वैसी ही है क्या? जी ताई, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में तो जरा सामूहिक या छोटे समूह में चर्चा होनी चाहिए। केवल मेरे उत्तर से
तो बात पूरी होगी नहीं। परंतु मुझे जो लगता है वो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि प्रारंभ में लगता है कि वो तो जितना अपेक्षित है उतना शायद नहीं हुआ है, परंतु ये क्या होगा तो हम मानेंगे कि हाँ हाँ उसी रूप में ये चल रहा है। उदाहरण के लिए पहला तप जो हमारा है नैमिषारण्य का, नैमिषारण्य में विद्वत जनों का ध्रुवीकरण करना राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न पर, ये हमारा लक्ष्य था। उसके लिए विद्वत गोष्ठी, विद्वत सम्मेलन, विद्वत चर्चा, विद्वत सभा और शास्त्र ग्रंथों का निर्माण और प्रकाशन, ऐसे ऐसे हमने कुछ कार्यक्रम रखे थे। ज्ञान साधना वर्ग भी उसी के अंतर्गत ही था। तो इसको देखते हुए हमारा शास्त्र ग्रंथों का प्रकाशन भी पर्याप्त रूप में हुआ है। विद्वत जन भी अभी ज्ञान सागर का देखेंगे तो ग्रंथ निर्माण के कार्य में लगभग 300 लेखक तो देश भर से जुड़े थे। देश भर में विद्वत क्षेत्र में विद्यापीठ का नाम और कार्य पहुंचा है। इतनी मात्रा में तो हमें इसमें यश मिला है। 140 करोड़ जनसंख्या का विद्वत जनों का ध्रुवीकरण, इस क्वांटिटी वाइज तो हम अभी कहीं नहीं है ऐसा कहेंगे, और कहीं होना ऐसा हमारा लक्ष्य भी नहीं था। विद्वत जन अपनी अपनी पद्धति से आगे प्रयास करेंगे, हम उनका ध्रुवीकरण करने के बाद उनको प्रेरित भी करेंगे ऐसा लगता है। तो ऐसा शुरू तो हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें इस विषय में अधिक अनुभूति, अधिक प्रतीति होती जाएगी। दूसरा हमारा जो तप है वो लोकमत परिष्कार का है। तो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा तो लोकमत परिष्कार का इन ग्रंथों में ही है, ज्ञान सागर के, और हमारा व्यास विद्यापीठ उसी दिशा में शुरू हुआ है। तो अभी शेष जो 3 वर्ष बचे हैं उसमें ये व्यास विद्यापीठ भी पितामही विद्यापीठ की तरह काम करने लगेगा और फिर अपना लोगों तक पहुंचने का, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने का काम होगा। विद्वत गोष्ठी और विद्वत जनों का ध्रुवीकरण ये संख्यात्मक दृष्टि से मायने नहीं रखता, क्योंकि वह तो संख्या अपने आप में कम ही होती है। पितामही विद्यापीठ के रूप में कुटुंब शिक्षा पर हमने काफी प्रभावी काम किया है ऐसा तो हमें लगता है। साहित्य निर्माण, विषय का चिंतन, विषय की प्रस्तुति और लोगों को उसमें जोड़ना और कार्य योजना और पितामही विद्यापीठ के रूप में इसको व्यवस्थित करना। कदाचित तीसरे तप का हमने अधिक कार्य इस तप में किया है। पहले तप में भी इसके ऊपर हमारा जोर अधिक था, तो उस दिशा में हमारा ठीक चल पड़ा है ऐसा हम कह सकते हैं। तो मूल्यांकन के लिए इतनी सामग्री तो पर्याप्त नहीं है, केवल आकलन है और प्रश्न का सही सही सुनिश्चित उत्तर भी देना अभी कठिन है। केवल कैसा प्रभाव निर्माण हुआ है इसके बारे में हम बता सकते हैं। इतना अभी मैं कह सकती हूँ। बाकी सब लोगों को मिलकर इस विषय पर बहुत चिंतन, मंथन, चर्चा आदि करनी चाहिए। ठीक है, समीर भाई आप पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न है, व्यवस्था पक्ष के साथ साथ शैक्षिक कार्यकर्ता का शैक्षिक पक्ष भी अच्छा हो, इसलिए क्या प्रयास हो सकते हैं और इसमें विद्यापीठ का सहभाग कैसे प्राप्त होगा? जी। हाँ, कार्यकर्ता से विद्यापीठ अलग नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता को विद्यापीठ का सहभाग या विद्यापीठ का सहयोग ये शब्दावली ही ठीक नहीं है। विद्यापीठ कार्यकर्ताओं से ही बनता है और कार्यकर्ता ही विद्यापीठ का मूर्त स्वरूप है। विद्यापीठ तो अपने आप में अमूर्त संकल्पना है। हम जानते हैं कि विद्यापीठ का भवन ये विद्यापीठ नहीं है, विद्यापीठ का कार्यकर्ता यह विद्यापीठ है। इसलिए कार्यकर्ता और विद्यापीठ ऐसा
तो नहीं बोलना चाहिए। हम स्वयं विद्यापीठ हैं। अब आपने शैक्षिक और व्यवस्था पक्ष कहा। विद्यापीठ का एक ही पक्ष होता है, शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती है, तो शैक्षिक पक्ष के साथ जुड़ा है वही तो विद्यापीठ में कार्य करता है। इसलिए अध्ययन करना, लिखना, पढ़ना, बोलना, अनुसंधान करना, यही तो सारा विद्यापीठ का कार्य है। शैक्षिक कार्य करते करते साथ में व्यवस्था के कुछ कार्य भी करना, ऐसा इस कार्य का स्वरूप होना चाहिए। तीसरा, व्यवस्था भी शैक्षिक दृष्टि के अनुसार होनी चाहिए। हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि कोई भी केवल व्यवस्था का पक्ष है ही नहीं, वह शैक्षिक पक्ष ही है। उदाहरण के रूप में अर्थव्यवस्था को हम भिक्षा योजना में व्यवस्थित करते हैं, इसका मतलब यह शैक्षिक दृष्टि से ही हम अर्थव्यवस्था का भी विचार करते हैं, योजना करते हैं। हर कार्यकर्ता को शैक्षिक दृष्टि से समर्थ बनना चाहिए और इसलिए अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के लिए हमसे वरिष्ठ, हमसे अधिक अनुभवी, हमसे अधिक ज्ञानवान हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का सहयोग, प्रेरणा ऐसे मिलता ही रहता है, और योजना पूर्वक भी मिलता है और बिना योजना के अनौपचारिक पद्धति से, व्यक्तिगत प्रयासों से भी मिलता ही रहता है। तो ऐसे यह अध्ययन, अध्यापन और इसकी योजना और इसका कार्य आगे बढ़ता रहता है। मुख्य बात यह है कि इस अवस्था में बच्चे जब छोटे होते हैं ना, 7 वर्ष के, 9 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, तब तक तो बड़ों को उनके पीछे लगना पड़ता है। किया कि नहीं होमवर्क, बैठे थे कि नहीं, बैठे हैं होमवर्क के लिए तो लिख रहे हैं या खेल रहे हैं, और कुछ आधा तो नहीं छोड़ दिया। ऐसे बड़ों को सर पर रहना पड़ता है। अब इस आयु में, इस अवस्था में ये अध्येता का इनिशिएटिव होना चाहिए कि मुझे अध्ययन करना है, अब मुझे कैसे कैसे किस किस का सहयोग मिलेगा। तो मुख्य बात है अध्येता का इनिशिएटिव, अध्येता की इच्छा शक्ति, अध्येता की तत्परता, अध्येता का समय देना, अध्येता का उसमें प्रयास होना, पुरुषार्थ होना। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा अध्ययन बढ़ेगा और विद्यापीठ पुष्ट होता जाएगा। इसलिए हर कार्यकर्ता को इसका विचार करना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। इच्छा और पुरुषार्थ दोनों मिलकर ही यह काम होता है। जी, हसुमती बहन आ गई है क्या? उनका प्रश्न था। हाँ, मैं हूँ ताई। प्रश्न बोलिए। जो हमारे चिंतन सत्र चल रहे हैं जी, वो अब 15-16 पूरे हो गए हैं। जी हाँ। तो उसके बाद अब 4 पूर्ण हो जाएगा 2 मास में। तो आगे क्या गतिविधि होगी इस विषय पर? अच्छा, हम चिंतन सत्रों में ही 2 से अधिक बार बता चुके हैं कि क्रम क्या होता है। पहला चिंतन, उसके बाद कार्य योजना और उसके बाद कृत्य। तो चिंतन हमारा चल रहा है। अब ये सारे विषय इतने नए हैं कि चिंतन के लिए भी पर्याप्त समय देना चाहिए। इसलिए हमने पूरे वर्ष भर की 20 सत्रों की योजना इसके लिए बनाई और हमको लगता है कि इन सत्रों में प्रतिशत तो अच्छा मिलता है। संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से चिंतन को हमारा प्रतिशत अच्छा मिलता है। ये पूर्ण हो जाएगा तो जैसे अभी राजेंद्र जी ने भी बताया था, इन तीनों की पुस्तिकाएं बनेंगी। उसका व्यापक प्रसार होना चाहिए। यह हम सब लोगों के लिए करणीय कार्य है।
मैंने हमारी व्याप्ति देखते हुए, हमारी शक्ति देखते हुए हम कम से कम 10,000 प्रतियां तो लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा हमारा सामूहिक संकल्प बनना चाहिए। तभी कुछ 140 करोड़ लोगों में 10,000 तो क्या होता है, परंतु फिर भी 10,000 हम शुरू करने के लिए तो बता सकते हैं। ये तो एक बात हुई। तो कार्य योजना इसके आधार पर बनेगी, वह अगले वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए मुख्य बात होगी। परंतु आपको पता है, पितामही विद्यापीठ तो विद्यापीठ के रूप में शुरू हो गया। अभी इसका कारण भी है कि हमने 2007 से कुटुंब शिक्षा में अधिक ध्यान दिया है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम अभी पितामही विद्यापीठ के रूप में आ गया है। तो अभी तो चिंतन के बाद कार्य योजना और कार्य योजना के बाद कृति, इस क्रम में देखें तो इसमें तो कृति तक हम पहुंच गए हैं। ये पितामही विद्यापीठ शुरू ही हो गया है, उसकी कुटुंब सदस्यता का काम भी शुरू हो गया है, ग्रंथों का प्रकाशन भी हो गया है, पाठ्यक्रमों का निर्धारण पितामही विद्यापीठ ग्रंथ में है ही। केंद्रों को पितामही विद्यापीठ का कार्यक्रम लेना चाहिए, ऐसी हमारी योजना भी है। इसलिए आगामी वर्ष में केंद्रों पर आधारित ये काम अधिक मात्रा में चलेगा। पाठ्यक्रम है, पठन सामग्री है, व्यवस्था भी है और पूर्व तैयारी भी है। तो ये काम तो कृति के रूप में भी आ गया। बहुत शीघ्र हो सकता है अगले वर्ष हम व्यास विद्यापीठ भी इसी प्रकार से शुरू कर दे। लेकिन पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ वो दोनों ही एक ही स्तर पर चलेंगे ऐसा नहीं होगा। व्यास विद्यापीठ हमारा बाद में संकल्पना शुरू हुई है, पितामही विद्यापीठ पहले हुई है, तो पितामही विद्यापीठ का काम तो आगे बढ़ेगा। राम विद्यापीठ के लिए पर्याप्त रूप में देश भर में चिंतन मंथन चलने की आवश्यकता है और उसकी भी कार्य योजना अगले वर्ष के लिए बनेगी। शेष जो हमारी ये 3 महीने हैं वह कार्य योजना के निर्धारण और निश्चित के लिए ही हैं। हम चाहेंगे कि सभी का इसमें कार्य योजना बनाने में योगदान हो। यही तो काम हमने आज से शुरू किया है इस शिक्षण वर्ग से। तो इस प्रकार से पितामही विद्यापीठ का आगे का काम है जी। और एक प्रश्न रामचंद्र जी आप पूछिए। प्रणाम ताई। व्यास विद्यापीठ का अभी जैसे कहा वैसे 20 अध्याय होंगे और उसका उद्देश्य लोक शिक्षा है। तो लोक शिक्षा में सहभाग लेते समय मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मोबाइल का उपयोग ना हो या टीवी का उपयोग ना हो, तो अन्य लोक शिक्षा यानी लोक तक पहुंचाने के अन्य क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हम युगानुकूल कर सकते हैं जी ताई। युगानुकूल कहते ही इंटरनेट का माध्यम पहले आ जाएगा सामने। तो आप पहले तो इंटरनेट को तो उसमें नहीं चाहते हैं, तो फिर इंटरनेट का पर्याय क्या, विकल्प क्या है? लोग विकल्प है। तो व्यक्तियों को, मनुष्यों को इसके लिए तैयार होना चाहिए। व्यास विद्यापीठ यदि कदाचित शुरू हो भी गया और संभवतः शुरू हो जाएगा, तो ये भी कार्यकर्ताओं को अपने पर इसकी जिम्मेदारी। माध्यम तो वही होता है, कथा, कहानी, गीत, नाटक, नृत्य, चित्र प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलन, यही सब होता है। तो अगर हम व्यास विद्यापीठ के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े सम्मेलन ले सकें तो भी एक बार में विषय लोगों तक पहुंच सकता है। अब ये यदि प्रत्यक्ष ही लेना है और मोबाइल का और इंटरनेट का उपयोग नहीं करना है, तो हमारी शक्ति कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी? 2 बातें हैं। एक तो केंद्रों पर इस प्रकार के सम्मेलन हों और हम शिक्षा की बात सब तक पहुंचा सके। जैसे गत चिंतन सत्र में व्यास विद्यापीठ में ही हमने हमारी
जीवन शैली, ये एक विषय लिया था, और दूसरा जीवन का प्लानिंग, ये विषय लिया था। तो इन विषयों को हम व्यास विद्यापीठ के माध्यम से बड़े बड़े सम्मेलनों के रूप में ले सकते हैं। अब हमारे केंद्र जितने सक्रिय होंगे उतना यह काम होगा। दूसरा, कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपनी शक्ति के अनुसार अपने स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यक्रम लेना है तो इसी प्रकार के सम्मेलन का कार्यक्रम हो सकता है। और तीसरा, विद्यापीठ का भी इस प्रकार का कोई एक सम्मेलन का कार्यक्रम हो सकता है। तो ये तो एक कार्यक्रम है सम्मेलन का। दूसरा है ऐसी कथाएं और ऐसे साहित्य का प्रसार। तो हमारा साहित्य भी बहुत अधिक है, जीवन शैली को लेकर है, जीवन के प्लानिंग को लेकर है, या संस्कृति को लेकर है, आज के प्रश्नों को लेकर भी है। तो साहित्य का प्रसार बहुत अधिक मात्रा में करना ये व्यास विद्यापीठ का दूसरा कार्य होगा। उसके लिए भी कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति इनका ही उपयोग होता है। तो हमारी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति जितने विद्यापीठ के हम सब लोग हैं, इसलिए केंद्र में, विद्यापीठ के केंद्र की ओर से किस प्रकार का कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण हो सकता है, इसके बारे में विचार करें। आप लोगों के इसके बारे में जो भी विचार हैं वे यदि कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी अगले वर्ष के लिए कार्य योजना बनाते समय उपयोग होगा। इतना ही मुझे कहना है। समय अभी आज का जो निर्धारित कार्यक्रम था वो पूर्ण हुआ। 5 मिनट अभी बचे हैं और वे समापन के लिए हैं। तो समापन में मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। समापन के समय 1-2 बातों की ओर ध्यान आकर्षित करके बात पूर्ण करूंगी। एक, आज की उपस्थिति बहुत प्रसन्न होने लायक तो नहीं है। सह संयोजक और कार्य समिति के सदस्य और केंद्र संचालक तीनों स्तरों पर उपस्थिति थोड़ी कम है। दूसरा, ये उपस्थिति कैसे पूर्ण हो इसके बारे में हम सब विचार करें। कैसे एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं इसके ऊपर भी विचार करें। इसको लेकर हम अपने मन में तो संकल्प करें ही क्या, जहां अपेक्षित वहां उपस्थित। ये संकल्प हमारा बनेगा तो हम फिर अपनी संकल्प शक्ति से अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकेंगे। और दूसरा छोटा सा है पूर्व तैयारी। बैठक में भाग लेना है तो हमारी पूर्व तैयारी पूर्ण होनी ही चाहिए, ऐसा हम अपने आप में संकल्प करें। हम लोगों के लिए और किसी का आकलन मूल्यांकन ये वांछनीय नहीं है। हम स्वयं पूर्व तैयारी करें। आज के अनुभव से देखेंगे कि कुछ लोगों की पूर्व तैयारी नहीं है। 1-2 लोगों को तो आज का विषय क्या है ये भी स्मरण में नहीं था या पढ़ा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग पूर्ण तैयारी और पूर्व तैयारी, विनोद सिन्हा जी हमेशा कहते हैं पूर्व तैयारी अच्छी करना और पूर्ण तैयारी करना। ऐसी तैयारी के साथ ही हम बैठक में आएंगे। हमें 1 मिनट मिला है तो 1 मिनट में हम कितना बता सकते हैं उतना पूर्ण रूप से हम बताएं। इस प्रकार की पूर्व तैयारी हमको करनी चाहिए। आज की बैठक का हमारा प्रयोजन आगामी वर्ष की कार्य योजना कैसे बनाना, इसके संदर्भ में ही थी। ये आप सबको ध्यान में आया ही होगा। यह हमारा शिक्षण वर्ग है,
इसलिए हम अधिक सुलझे हुए कार्यकर्ता बने, इस दृष्टि से इसका उपयोग हमारे लिए है। इसलिए अनिश्चितता में नहीं रहना और अवढव में, दुविधा में नहीं रहना और पूर्ण तैयारी अच्छे से करना। प्रश्नों के बारे में भी वैसे तो जो प्रश्न नहीं लिए हैं वो अनुचित थे ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु 5 ही लेना था ये भी तय था, इसलिए ये 5 लिए। तो प्रश्न पूछते समय भी हमें ये कौन सा वर्ग है, कौन सा समूह है और कौन सा स्तर है, इसको लेकर प्रश्न का उत्तर कितना दीर्घ, कितना लंबा और कितना निश्चित, ऐसा अपेक्षित है, ये सारा देखकर हमारे प्रश्नों की योजना भी करनी चाहिए। वैसे सबको प्रश्न लिखना था वो तो है ही, उपस्थित है उनमें से भी अनेक लोगों के प्रश्न भी नहीं आए हैं, परंतु वे आने ही चाहिए। और तथापि 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना था, वह भी निश्चित ही था। तो फिर उसका चयन करने के लिए चयनकर्ता को जरा बहुत प्रश्न पड़े, कौन सा चयन करे और कौन सा न करे, ऐसी दुविधा हो, इस प्रकार के हमारे प्रश्न भी आने चाहिए। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए आज का वर्ग कुछ उपयोगी तो रहा ही होगा। इसके साथ ही हम आज का ये सत्र पूर्ण करते हैं। कल्याण मंत्र। सर्वे